खुश आमदीद इस एक्सप्लेनर में, जहां हम एक इंतहाई हैरत अंगेज सफर पर निकलने वाले हैं। सोचिए, छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक पॉलीमर चेन्स को बड़े बड़े परवास के लिए इंतहाई अहम एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स में कैसे तब्दील किया जाता है। आज हम इस पूरे अजीम अमल को कदम ब कदम समझने वाले हैं। शुरुआत ही एक सीधे और हैरत अंगेज फैक्ट से करते हैं। क्या हमें अंदाजा है कि कार्बन फाइबर रिवायती स्टील के मुकाबले में 70% तक हल्का हो सकता है? और सबसे कमाल की बात, इसकी मजबूती बिल्कुल बरकरार रहती है। ये वाकई इंजीनियरिंग की दुनिया में एक गेम चेंजर है। अब अगर हम रिवायती धातुओं की बात करें, जैसे स्टील और एल्यूमिनियम, तो उनके मसाइल हम सब जानते हैं। वो भारी होती हैं और उनमें जंग लगने का डर हमेशा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ CSRP यानी कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर्स, ये बेमिसाल मजबूती देते हैं, जंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और वजन में सीधा 40 से 70% तक कमी लाते हैं। परवास के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? हम इन अहम मराहिल को देखेंगे। पहला, कार्बन फाइबर का इनकलाब। दूसरा, पॉलीमर्स से प्रेकर्सर तक। तीसरा, हरारती तब्दीली और मेट्रिसेस। चौथा, रोबोटिक डेपोजिशन और क्यूरिंग। पांचवां, प्रिसिजन मशीनिंग और असेंबली। और आखिर में डिजिटल ट्विन्स और पैदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1 का इनकलाब। कार्बन फाइबर का इनकलाब एरोस्पेस में एक नया दौर। धाती एयरफ्रेम से निकलकर इन एडवांस्ड कंपोजिट स्ट्रक्चर्स तक आना बिलाशुबा ये एविएशन की तारीख के सबसे बड़े और अहम इंजीनियरिंग इनकलाबात में से एक है। मिसाल के तौर पर बोइंग 787 और एयरबस A350 जैसे जदीद तैयारों को ही ले लीजिए। इनके ढांचों का 50% से ज़्यादा वजन सिर्फ कार्बन फाइबर कंपोजिट्स का है। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है, ये मटेरियल थकान या फटीग का बेहतरीन मुकाबला करता है और वजन इतना कम कर देता है कि ईंधन की बेपनाह बचत होती है। ये सिर्फ थोड़ी सी बेहतरी नहीं है, ये फ्लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट बदल रहा है। सेक्शन 2, पॉलीमर से प्रीकर्सर तक खुर्दबीनी आगाज। अब देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से होता है। किसी भी एरोस्पेस कंपोनेंट की मजबूती का आगाज वाकई माइक्रोस्कोपिक सतह पर होता है, एक आला मयार के प्रीकर्सर मटेरियल की तैयारी से, जिसे आमतौर पर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल या शॉर्ट में पैन कहा जाता है। इस मुश्किल तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का आगाज इस तरह होता है कि पॉलीमर सिरप को स्पिनरेट्स में से ज़बरदस्ती गुजारा जाता है और इन स्पिनरेट्स में एक दो नहीं बल्कि 50,000 इंतहाई बारीक सुराख होते हैं। फिर इन्हें रोलर्स के जरिए खींचा जाता है। क्यों? ताकि उन पॉलीमर चेन्स को फाइबर के महवर के बिल्कुल मुतवाजी एक परफेक्ट अलाइनमेंट में तरतीब दिया जा सके। ये स्टेप बिल्कुल क्रूशल है। सेक्शन 3, हरारती तब्दीली और मैट्रिसेस, आग में तपाया हुआ। इस ऑर्गेनिक पॉलीमर को एक खालिस और मजबूत कार्बन फिलामेंट में ढालने के लिए इसे शदीद हरारत के एक अहम मरहले से गुजरना पड़ता है। यहाँ होता यह है कि इंतहाई शदीद हरारत नॉन कार्बन अनासर को बिल्कुल जलाकर राख कर देती है और जो बचता है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर सख्त हेक्सागोनल कार्बन रिबन्स में ढल जाता है। नतीजा हमें मिलती है 99% कार्बन की खालिस बुन। ये एक किस्म का कीमियाई जादू है। अब यहाँ एक अहम पॉइंट समझने वाला है। एरोस्पेस कार्बन फाइबर शाज़ो नादिर ही खुश्क होता है। असल में ये B स्टेज्ड प्रीप्रेग होता है, यानी इसमें पहले से मखसूस मिकदार में रेजिन शामिल होता है और इसे -18 डिग्री पर बिल्कुल जमा करके रखना लाजमी है। अगर ऐसा न किया तो एपॉक्सी मैट्रिक्स फैक्ट्री फ्लोर पर पहुंचने से पहले ही थियोस हो जाएगा और पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सेक्शन 4, रोबोटिक डेपोजिशन और क्यूरिंग, मुतहर्रिक फैक्ट्री फ्लोर। केमिस्ट्री की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब ये मटेरियल रोबोटिक असेंबली और एक्सट्रीम प्रेशर क्यूरिंग के तेज तरीन और हाईली किनेटिक मरहले में दाखिल होता है। यहाँ हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों का एक बेहतरीन तज्जिया देख सकते हैं। एक तरफ थर्मोप्लास्टिक कंपैक्शन का डायग्राम है और दूसरी तरफ ऑटोमेटेड फाइबर प्लेसमेंट रोबोट्स की शानदार फिजिकल रियलिटी। ये रोबोट्स पेचीदा फ्यूजलाज कर्व्स पर मटेरियल को कितनी तेज़ी और दुरुस्तगी से सेट कर रहे हैं, ये वाकई देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस टेबल पर गौर करें। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी CTE के फ़र्क को अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये ऐसा ही है जैसे किसी ऐसे पैन में केक बेक करना जो खुद सिकुड़ रहा हो, जबकि अंदर मौजूद केक फैल रहा हो। ज़ाहिर है केक खराब हो जाएगा। यही वजह है कि क्योरिंग के दौरान पार्ट को टूटने या क्रश होने से बचाने के लिए इनवार 36 या CFOM जैसे महंगे और लो CTE वाले मटेरियल्स का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी हो जाता है।
सेक्शन 5 प्रिसिजन मशीनिंग और असेंबली, टुकड़ों को जोड़ना। ऑटोक्लेव के उस शदीद और क्रशिंग दबाव से निकलने के बाद अब इन सख्त कार्बन फाइबर हिस्सों को बिल्कुल मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ काटना और जोड़ना होता है। ये एक जाइंट पजल सॉल्व करने जैसा अमल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे मटेरियल को कैसे काटा जाए जो आम धाती औजार को ही तबाह कर देता है। असल में कार्बन फाइबर इस कदर अब्रेसिव या खुरदरा होता है कि ये आम टंगस्टन कार्बाइड वाले ब्लेड्स पर रेगमाल यानी सैंड पेपर की तरह काम करता है। ब्लेड फौरन कुंद हो जाता है और मटेरियल बुरी तरह डीलैमिनेट हो सकता है। तो इसका हल क्या है? हल पोशीदा है पॉलीक्रिस्टलिन डायमंड टूल्स में, जो बगैर किसी खिंचाव के फिलामेंट्स को सफाई से काट देते हैं और 25 से 50 गुना ज्यादा अरसे तक चलते हैं। या फिर जदीद माइक्रो अब्रेसिव वाटर जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो ठंडे अमल के जरिए हरारत से मुतासिर होने वाले हिस्सों का मुकम्मल खात्मा कर देते हैं। असेंबली में एक और मसला जॉइंट गैप्स का होता है। पहले जो हाथ से किए जाने वाले मेहनत तलब हार्ड शिम्स होते थे, अब उनकी जगह लिक्विड शिमिंग ने ले ली है। ये लिक्विड आसानी से बहकर जॉइंट गैप्स को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भर देता है। इस छोटी सी तब्दीली ने एयरबस A350 जैसे बड़े प्रोग्राम्स में असेंबली का वक्त 50% से भी ज्यादा कम कर दिया है। सेक्शन 6 डिजिटल ट्विन्स और पेदारी, मुस्तकबिल का रास्ता। आइए अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि डेटा एनालिटिक्स और एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस के साथ एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का मुस्तकबिल कैसा बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा दिलचस्प है। तैयारे को 2 दफ़ा तामीर किया जाता है, पहले डिजिटल दुनिया में और फिर हकीकत में। इसे डिजिटल ट्विन कहते हैं। रियल टाइम सेंसर डेटा के जरिए मैन्युफैक्चरर्स अब पूरे एतमाद के साथ रोबोटिक वर्कफ्लोज की सिमुलेशन कर सकते हैं, मेंटेनेंस की पेशगोई कर सकते हैं और प्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस सिस्टम में क्लोज्ड लूप डेटा मॉडल का किरदार बहुत अहम है। होता यह है कि रियल टाइम सेंसर डेटा खुद ब खुद मैन्युफैक्चरिंग पैरामीटर्स को ठीक कर लेता है। सोचिए, एक माइनर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट की वजह से करोड़ों डॉलर का पार्ट इंस्पेक्शन में फेल होने और कचरे में जाने से बच जाता है। ये एफिशिएंसी की सच में एक आला मिसाल है। और जाहिर है, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। थर्मोसेट्स को रिसाइकिल करने के मुश्किल चैलेंज से निपटने के लिए सनत अब पायरोलाइसिस जैसी टेक्निक्स मुतारिफ करवा रही है। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन थर्मोप्लास्टिक्स पर तेजी से रुख किया जा रहा है, जिन्हें पिघलाकर दोबारा शक्ल दी जा सके ताकि सच में एक सर्कुलर इकोनॉमी कायम हो। कार्बन फाइबर मैन्युफैक्चरिंग के सनाती कमाल ने वाकई आसमान की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। लेकिन जैसे जैसे एरोस्पेस सनत मुकम्मल तौर पर कंपोजिट्स की तरफ जा रही है, तो ज़रा सोचिए, मटेरियल साइंस में ऐसी कौन सी छुपी हुई जिद्दत है जो परवाज की कारकर्दगी में अगला 70% इनकलाब लाएगी। अगली सरहद क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है और मुस्तकबिल की